ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये बेसिकली अपने बोल सकते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कनेक्शन किससे है। ये आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सिखाता है कि आपको क्या करना है, ये आपको बताता है कि डिस्क्लोजर कैसे डालना है इफ़ द ट्रांजेक्शन्स वर मेड बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज़। अब पार्टीज़ जो है डेफिनेटली हम लोग का पहले तो इस एएस के अंदर में समझना है कि रिलेटेड पार्टीज़ क्या होता है, फिर रिलेटिव्स क्या है और फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को यहाँ कवर किया गया है और उसका डिस्क्लोजर डालना। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि यदि कोई भी कंपनी से यदि रिलेटेड है और यदि कंपनी से रिलेटेड किस सेंस में है, जैसे कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसके साथ यदि ट्रांजेक्शन्स होता है, सो दैट मे बी ट्रांजेक्शन्स मे बी मेड एट fair value or transactions may be made at concessional price or transactions may be made at free of cost। तो बोलते हैं ट्रांजेक्शन चाहे जिस वैल्यू पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ट्रांजेक्शन्स किस वैल्यू पे कर रहे हैं, लेकिन यदि ट्रांजेक्शन्स हो रहा है और आप उस कंपनी से एसोसिएटेड है यानी कि रिलेटेड पर्सन है, तो इन दैट केस यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एएस इसी के ऊपर फोकस कर रखा है कि आपको डिस्क्लोजर डालना है। तो अपने यदि हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में बेसिकली आपको समझना है रिलेटेड पार्टीज का मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो और आपसे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में जो इसका डिस्क्लोजर आएगा उससे बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चंस बनता है कि आपका ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है या नहीं, और आपको केवल और केवल उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो यदि अपने इस एएस में बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर का बात करता है। डेफिनेटली इसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है, तो यू हैव टू राइट द राइट नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। तो अपने आगे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स से रिलेटेड आप हेडिंग डाल रहे हैं और सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो लिखना ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये प्रेस्क्राइब करता है रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज। ये दो चीज़ों का, रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज। तो ऑब्जेक्टिव से सीधा लिखेंगे इट प्रेस्क्राइब्स requirements it prescribes requirements for disclosure of related parties and transactions between रिलेटेड पार्टीज। तो बेसिक यही ऑब्जेक्टिव है, आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए इसके अंदर में कि इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या किया गया, दैट इज रिलेटेड पार्टीज के ऊपर जोर है कि अल्टीमेटली आपका रिलेटेड पार्टीज कौन होता है, एंड नंबर 2 ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, यानी कि इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हुआ। ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि पार्टीज रिलेटेड है तो उनके साथ ट्रांजेक्शन्स भी हो, तो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बनता है कि आपके रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है। कंपनी के हो सकते हैं कि नंबर्स, जो लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो डिस्क्लोजर भी बाद में बताऊंगा कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जिनके साथ ट्रांजेक्शन्स होता है और जिनके साथ दूसरा ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे कि रिलेटेड पार्टीज, जैसे अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर लिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आएंगे, पार्टीज आर considered to be related parties
if at any time during the reporting period it can control other party, or it can have significant influence in financing or operating decisions। सीधा सा बात है कि यदि कोई किसी को कंट्रोल करता है, कोई एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को पार्टी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, तो एक तो कंट्रोल हो गया, या तो कंट्रोल नहीं कर रहा पूरा, तो उस केस में बोल रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है इन फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग डिसीजन, तो उसे अपने रिलेटेड पार्टी कहेंगे, ठीक है ना। तो रिलेटेड पार्टी होने के लिए या तो कंट्रोल हो, अब कंट्रोल कैसे आता है हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में कंट्रोल की बात की हुई है, पॉइंट ए टू ए 5 पॉइंट है, उस 5 पॉइंट को ही अपने को कंसिडर करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो रिलेटेड पार्टी कैसे होता है हम लोग पहले समझ लिए। नंबर 1 कंट्रोल करे, नंबर 2 है कि आपका इन्फ्लुएंस करे या तो फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग डिसीजंस में। तो उस अब जानते ही है ये लेवल ऊपर आ गया ना, ये मैनेजमेंट लेवल पर आ गया कि मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। तो या तो मैनेजमेंट लेवल पे चला गया यानी टॉप KMP यानी कि की मैनेजरियल पर्सोनल पे चला गया नंबर 1, और नंबर 2 अपने ये बोल सकते हैं कि वोटिंग राइट्स पे चला गया। तो ये इस तरीके से कंट्रोल की बात हो रही है। तो ये हो गया रिलेटेड पार्टीज। अब हम लोग लिखेंगे कि रिलेटेड पार्टीज कैसे कंट्रोल होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो आगे लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 related party disclosure following are the cases of related parties। ये जो केसेस है इसमें आपका फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो कॉर्पोरेट के लिए है, सेकंड 2 पार्ट जो है वो इंडिविजुअल को है, और उसके बाद जो पॉइंट नंबर ई है वो आपको इंडिविजुअल को ही एलॉबरेट करता है। यानी कि कॉर्पोरेट में कंट्रोल कैसे आता है उसकी बात हो रही है। अपने एक एक करके लिखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा द एंटरप्राइज who directly or indirectly through intermediaries enterprises who directly or indirectly through intermediaries कंट्रोल ठीक है, और आर कंट्रोल्ड बाय
और अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में डील किया हुआ है वो रहा द एंटरप्राइज हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज और इंटरमीडियरीज कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। क्या मतलब है इसका, अपने यहाँ पर ना पिक्चर से प्रेजेंट कर लेते। द एंटरप्राइज हु डायरेक्टली, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको केसेस दिखा रहा हूँ। डायरेक्टली का मतलब हो गया ये है, मान लो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, जैसे कि रिलायंस के लिए बन रहा है, तो रिलायंस इज द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर अपने से रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बोल रहे हैं आर, तो आर इज द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। नाउ ये डायरेक्टली हु डायरेक्टली कंट्रोल, ठीक है ना, द एंटरप्राइज हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज कंट्रोल, यानी कि या तो डायरेक्ट करे या इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज करे। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट कंट्रोल का एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आर जो है ना मतलब कि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, जैसे रिलायंस जियो को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रिलायंस आपको कंट्रोल कर रहा है किसको, जियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका जियो। तो ये जियो जो है ना ये आपका डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो यहाँ पर अपने बोल सकते हैं कि जो पहला डेफिनेशन बोला कि हु डायरेक्टली, तो यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्ट है, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, अभी देखिए इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज मतलब ये केस नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अभी एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 समझ में आएगा कि एग्जाम्पल 2 क्या है। तो एग्जाम्पल 2 ले लो, जहाँ पर आपका रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ये है। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ये है, आर इज द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, और ये आपका ये कंट्रोल करता है, सपोज कर लो एस को, और एस जो है वो कंट्रोल करता है, उसका एस का शेयर है, एस हैव शेयर इन अनदर एंटरप्राइज। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर, और आर का डायरेक्ट कंट्रोल है, यानी कि 50% से अधिक शेयर्स वो ले रखा है से एस में। तो ये हो गया डायरेक्ट, और S जो है वो भी डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है किसको, तो S इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग किसको, तो S आपको कंट्रोल कर रहा है डायरेक्ट, मान लो T को। तो R कंट्रोल कर रहा है S को, S कंट्रोल कर रहा है T को। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली यदि R S को कंट्रोल कर सकता है तो S T को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली R T को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट। तो R इज कंट्रोलिंग इनडायरेक्टली T, whereas S इज कंट्रोलिंग डायरेक्टली टू T लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिक्चर बना ये सेकेंड केस है जहाँ पर वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तीसरा पॉसिबिलिटीज भी है यहाँ पर। सो थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है वो देख लो आप। सो थर्ड नंबर केस अपने करेंगे। थर्ड नंबर केस क्या बन रहा है, तो यहाँ पर अपने फिर से एक R बना लेते हैं, ये S बना लेते हैं, और ये अपने यहाँ पर T बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसमें और इसमें ऐसे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या हो रहा है। ये R है, ये S है, ये T है। R 60% शेयर वोटिंग राइट्स ले रखा है S का, S जो है वो वोटिंग राइट्स ले रखा है से 30% इन T। तो S हैव वोटिंग राइट्स 30%, R हैव वोटिंग राइट्स 60%। तो वी कैन से दैट R हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर S। S को तो वो कंट्रोल कर रहा है इसलिए वो रिलेटेड हो गया, बट S
और टी में अभी तक वो एसोसिएट वाला रिलेशन है, एसोसिएट वाला रिलेशन है, एसोसिएट है वो। और यहाँ पर आर जो है वो टी को भी, मान लो आर ने क्या कर रखा है, यहाँ पर टी में से 25% शेयर ले रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्टीमेटली टी इज कंट्रोल्ड बाय आर, बिकॉज यहाँ पे ये इनडायरेक्टली कंट्रोल हुआ ना, इसको चेन होल्डिंग बोलते हैं कि यहाँ पर आर ने क्या किया, थ्रू चेन होल्डिंग के थ्रू यहाँ पर अगला कंट्रोल बनाया है टी के ऊपर। आर एस में कंट्रोलिंग राइट्स है, एस का टी में फुल कंट्रोल राइट्स नहीं है और आर का भी डायरेक्टली नहीं है, बट दोनों मिल जाते हैं ना, ये 25 + 30%, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, कंट्रोलिंग राइट्स आ जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका सब्सिडियरी। यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़िए फिर से, द एंटरप्राइज हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली तो आप समझ ही रहे हैं ना कि डायरेक्टली आपके पास यदि 50% से अधिक वोटिंग राइट्स आ जाए तो आप कंट्रोल कर रहे हो। इनडायरेक्टली मैंने केसेस आपको बताया कि इनडायरेक्टली कैसे होता है, तो इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, तो इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज मतलब कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको उसके लिए 2 केसेस बताया कि एक सब्सिडियरी उसका कंट्रोलिंग शेयर रखा है, दूसरा मैंने केस दिखाया जहां पर सब्सिडियरी कंट्रोलिंग शेयर्स तो नहीं रखा है बट फिर भी आर ने भी कुछ अपना शेयर उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से उसके पास कंट्रोलिंग राइट्स आ जाता है, वो इनडायरेक्ट और ये थ्रू चेन होल्डिंग होता है। इंटरमीडियरीज कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, और आर कंट्रोल्ड बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय, इसका मतलब हो गया कि आपका कंट्रोल्ड बाय मतलब कि इट इज टॉकिंग अबाउट होल्डिंग कंपनी, मतलब नंबर 4 अपने बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग है, नंबर 4 ये आपका रिपोर्टिंग है, ठीक है, आर दिस इज योर रिपोर्टिंग, और आर के ऊपर अल्टीमेटली जो है वो है होल्डिंग कंपनी एच, ठीक है ना। तो आर कंट्रोल्ड बाय, तो कंट्रोल बाय का मतलब हो गया कि यहाँ पर पेरेंट की बात कर रहा है होल्डिंग कंपनी, तो यहाँ पर ये भी रिलेटेड हो गया, यानी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ये भी रिलेटेड कंपनी हो गए। तो ये आप तो जानते हैं कि रिपोर्टिंग जो यदि सब्सिडियरी है तो उसको होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ये दोनों कवर्ड हो गया, क्योंकि आर कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, तो यहाँ पर ये ले लिया। नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5 अपने देखेंगे तो नंबर 5 क्या बोलता है वो देख लीजिए। तो नंबर 5 बोल रहा है और अंडर कॉमन कंट्रोल, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट फेलो सब्सिडियरीज, ये बात कर रहा है फेलो सब्सिडियरीज का अंडर कॉमन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो अंडर कॉमन कंट्रोल में यदि हम लोग बात करें तो कौन सा आ जाएगा अंडर कॉमन कंट्रोल, तो नंबर 5 यदि हम लोग बात करें, नंबर 5 तो ये है मान लो हमारा रिपोर्टिंग, ठीक है ना, और ये 2 सब्सिडियरी हो गए, ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये आपका है आपका होल्डिंग मतलब कि रिपोर्टिंग कंपनी, और ये हो गया आपका S1, दिस इज S2। तो ये जो है ना ये भी रिलेटेड हो गए बिकॉज दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल, तो इसको अपने बोलते हैं फेलो सब्सिडियरीज। क्या बोलते हैं? फेलो सब्सिडियरीज। यानी अभी इतना कंक्लूजन ये निकला कि पॉइंट नंबर 1 में उस एंटरप्राइज को कौन कौन से एंटरप्राइज को कवर किया, तो बोलते हैं होल्डिंग कंपनी को कवर किया, नंबर 1 सब्सिडियरी को कवर किया, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल है या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, और साथ में आपको कवर कर लिया इसके साथ ही साथ, तो इसके अंदर बाद में आपको कवर कर लिया है फेलो सब्सिडियरी को भी कवर कर लिया, और बस यही इसके अंदर में कवर किया गया है। तो 3 पॉइंट्स इसके अंदर में आप देख सकते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी एंड फेलो सब्सिडियरी। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, रिलेटेड पार्टी का मतलब जो डिफाइन किया गया है पॉइंट नंबर ए में ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी में है रिलेटिंग टू एसोसिएट्स एंड द जॉइंट वेंचर, ठीक है ना, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। एसोसिएट्स आपने पढ़ा होगा जहाँ पे 20% से अधिक आपका वोटिंग राइट्स होता है उसको अपने एसोसिएट्स बोलते हैं, और जॉइंट वेंचर या जो आप जानते होंगे कि जहाँ पे जॉइंट कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं, जॉइंट कंट्रोल एंटिटी होता है, उसकी बात हो रही, जेसीई का बात हो रहा है यहाँ पर।
तो बोल रहे हैं वो भी आपका रिलेटेड पार्टीज हो जाते हैं। तो नंबर बी लिखेंगे। सो लिखेंगे बी नंबर पॉइंट, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर associates and joint venture of reporting enterprise or investing company or joint venture where reporting company is associates where reporting company is associates or co-venturer। तो आप यहाँ पे ये कवर कर लिया पॉइंट नंबर बी के अंदर में कि जो कंपनी अल्टीमेटली क्या है आपका एसोसिएट्स है, या एसोसिएट्स वो होता है जहाँ पे 20% से अधिक आप इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं बट फुल्ली कंट्रोल नहीं करते हैं। सो यू कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए बोला जाता है कि 20% से अधिक आपके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको वाइस वर्सा सिचुएशन है, या तो आप किसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं या आप में कोई इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो आप में इन्वेस्ट किया है वो आपका रिलेटेड पार्टी हो गया, या आप जिसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं 20% से अधिक वोटिंग राइट्स यदि किसी में है आपका, या आपका जॉइंट वेंचर कोई एक्टिविटीज़ है, तो आपके लिए वो एक्टिविटी जो है या वो एसोसिएट्स जो है वो आपका रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। तो बी नंबर बहुत क्लियर है, यहाँ पर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर का बात किया। पॉइंट नंबर सी का अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल है जो अल्टीमेटली इंडिविजुअल का क्या है कंट्रोलिंग राइट्स आ रहा है, यानी कि या तो इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, जो इतना शेयर्स होल्ड कर रखा है कि वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, मतलब इंडिविजुअल है लाइक वॉरेन बफेट की तरह या राकेश झुनझुनवाला की तरह, जो कि 20% से अधिक शेयर ही होल्ड कर रखा है किसी कंपनी में, तो डेफिनेटली वो उसके फिनेंशियल में या ऑपरेटिंग डिसीजंस में वो क्या कर पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा। दैट्स वाई वहाँ पर वैसे पर्सन को वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाले जैसे को अपने बोल सकते हैं कि दे आर व्हाट रिलेटेड पार्टीज। यदि कंपनी उनके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन्स करती है दैट नीड टू बी डिस्क्लोज, इवन दो ट्रांजेक्शन्स मतलब चाहे वो फ्री में हो या एट फेयर मार्केट वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका डिस्क्लोजर बनता है, तो उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर सी। तो लिखते हैं पॉइंट नंबर सी, an individual who hold such a number shares, an individual who hold such a number of shares which can significantly influence decision of which can significantly influence decision of entity। ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में यदि इंडिविजुअल का पास कंट्रोल, और इसमें कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डिसीजन, तो आपका अल्टीमेटली यदि वो सिग्निफिकेंटली डिसीजन को अफेक्ट कर पा रहा है, इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो जाकर अपने यहाँ पर उसे रिलेटेड पार्टी कहेंगे। तीसरा नंबर हो गया आपका डी नंबर। फोर्थ नंबर अब करेंगे, तो फोर्थ नंबर में है कि मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है ना, की मैनेजमेंट पर्सनल एंड इट्स रिलेटिव। तो ये फोर्थ पॉइंट है जहां पर अपने बोलते हैं वो रिलेटेड पार्टी हो जाता है। अब की मैनेजमेंट पर्सनल किसको कहते हैं,
बोलते हैं ना कि की मैनेजमेंट, देखो हर मैनेजर ही की होता है, आप बोल सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स की पर्सन है। तो आप ऊपर से नीचे तक, मतलब कि जो ऊपर लेवल पर मैनेजमेंट टॉप, जिसको थिंक टैंक कहा जाता है, दे आर द की पर्सन। उनके कंपनी में उनका अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो क्या उन्हें हम लोग की KMP यानी कि की मैनेजमेंट पर्सनल बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, सब नहीं होते। यानी कि की मैनेजमेंट पर्सनल किसको बोला जा रहा है KMP? तो बोलते हैं कि 3 कंडीशन चेक करो, यदि वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो जाकर आप उसे की मैनेजमेंट पर्सनल बोलेंगे। जैसे पहला है कि वो प्लानिंग करे, नंबर 1 प्लानिंग उसी का हो, ठीक है। प्लानिंग के बाद डायरेक्शन उसी का हो कि ये एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो डायरेक्शन उसी का हो। एंड थर्ड वन इज दैट कंट्रोल उसी का हो, डायरेक्शन कंट्रोल। तो पहला है प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल। यदि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि प्लान करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे, यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब जाकर अपने उसे बोलेंगे कि वो की मैनेजमेंट पर्सनल है, की पर्सनल उसी को बोला जाएगा। जैसे कि मुकेश अंबानी, वो पूरा काम देखता है, प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल। ऐसे उसमें बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, उनका वो की पर्सनल नहीं कहे जाएंगे। जैसे दीपक पारेख, तो दीपक पारेख को अपने बोल सकते हैं कि HDFC लिमिटेड में वो की पर्सनल है, ठीक है ना। ऐसे करके कई कंपनियां हैं जिसमें कि की पर्सनल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो शुरू से लेकर, मतलब कि उनका जो प्लान होता है, मतलब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन और कंट्रोल करना सारा उनके हाथ में होता है। तो वैसे पर्सन की बात हो रही है, यानी कि कंपनी का जो MD होता है, अपने ऐसे मानते हैं कि उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं, इसीलिए कंपनी के MD को आप की मैनेजमेंट पर्सनल बोल सकते हैं। और आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी का डिसीजन उसके बच्चों से अफेक्टेड हो सकता है, उनकी वाइफ से अफेक्टेड हो सकता है, उनकी मम्मी बोल सकती है, तो अल्टीमेटली उनके रिलेटिव्स, ठीक है ना। तो ये सारे अल्टीमेटली की मैनेजमेंट पर्सनल तो है ही है, रिलेटेड पार्टीज, और साथ में क्या हो जाएगा, उसके रिलेटिव भी हो जाएंगे। रिलेटिव में क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो लिखेंगे D नंबर पॉइंट, की मैनेजमेंट पर्सनल, की मैनेजमेंट पर्सनल KMP and their relatives, ठीक है। की मैनेजमेंट पर्सनल कौन होता है, यहीं पर अपने पॉइंट्स डाल देंगे कि 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना होगा उन्हें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला, दूसरा एंड तीसरा पॉइंट। पहला है उनका प्लानिंग, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लानिंग। फिर है आपका डायरेक्शन, एंड लास्ट है कंट्रोल, ठीक है ना। एंड जनरली ये सारे फीचर्स किसके पास होते हैं, तो जनरली ये सारे फीचर्स MD के पास होते हैं। कंपनी के जो MD होते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो अल्टीमेटली माने जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रिलेटिव्स को भी समझ लेंगे, यहीं पर हमारा रिलेटिव्स भी कर लेना ऑब्जेक्टिव है। तो रिलेटिव्स कौन होता है, तो आप जानते हैं ये डायरेक्टर साहब है या की पर्सनल है, ये अल्टीमेटली मुकेश अंबानी ले लो, और ये आप नीता अंबानी, ठीक है, ये आप ले लो नीता अंबानी। कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये आपके नीता अंबानी, नहीं अभी तो स्लिम हो चुकी है, गुस्सा करेगी ये कार्टून देख के, ठीक है। मुकेश, नीता। अभी आप इसमें किस किस को रिलेटिव का डेफिनेशन एज पर लॉ नहीं अप्लाई करना है, AS 18 ने जो अप्लाई किया है रिलेटिव का डेफिनेशन वही लेना है। तो आपको यहाँ पर मुकेश के क्या क्या लेने हैं, पेरेंट्स, ठीक है ना, वाइफ, स्पाउस। अब स्पाउस नीता के लिए भी उल्टा ये अप्लाई हो जाता है, तो नीता मुकेश के प्लेस में रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अपने बोल सकते हैं इनके फादर मदर, ऊपर चले जाएं, फादर
मदर। इधर में आप लेफ्ट राइट में आ जाएंगे ना, तो ब्रदर सिस्टर, मतलब कि भाई बहन हो गए, बराबर के हिस्सेदार होते हैं। और यदि नीचे की तरफ जाते हैं तो उस केस में आपके सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। तो आप समझ गए, ये इनका रिलेशन है इस तरीके से, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। तो आप ये रिलेटिव का डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो यही फिक्स्ड है। इसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से आपको रिलेटिव का डेफिनेशन लेना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है, लॉ वाला डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है अपने लेफ्ट राइट, ठीक है ना, भाई बहन, और आपके मम्मी पापा और आपके बच्चे, बच्चों के लिए वाइफ चाहिए तो इसलिए वाइफ भी धर्मपत्नी को भी ले लीजिए। तो ये सारे रिलेटिव हैं। तो यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी में ये सारे रिलेटेड पर्सन हैं और अल्टीमेटली इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका डिस्क्लोजर दिखाना, शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है कि भाई देखो इस दाम पर ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये फेयर वैल्यू पे हो रहा है, डिस्काउंटेड पे हो रहा है, क्या रेट पर हो रहा है, दैट यू नीड टू डिस्क्लोज इट। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर डी। 4 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है अभी तक। पहला 2 पॉइंट जो था वो कॉर्पोरेट का था, आप देख सकते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी एंड फेलो सब्सिडियरी पहला था। और दूसरा नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है कि आपका एसोसिएट्स और आपका ज्वाइंट वेंचर, या आप किसी के लिए एसोसिएट्स हैं या आप में कोई इन्वेस्ट कर रखा है तो उस केस में, या आप किसी ज्वाइंट वेंचर को वेंचरस आप हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हो गया। फिर इंडिविजुअल जो कि सिग्निफिकेंट क्या कर सकता है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन को, वो, और की मैनेजमेंट पर्सनल हो गया एंड देयर रिलेटिव्स, ठीक है। हम लोग लास्ट वाला लिख लेंगे। तो लास्ट कौन सा है, तो लास्ट है अपना ई। ई में है जो अपने इंडिविजुअल मेंशन किया ना, सी और डी का बात कर रहे हैं, या एन इंडिविजुअल या तो की मैनेजमेंट पर्सनल। और यदि ये लोग किसी एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। मतलब एन इंडिविजुअल जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो किसी एंटरप्राइज को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो जिस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। तो पर्सन स्पेसिफाइड in point C and D who have person specified in point C and D who can significantly influence decision, significantly influence decision of an enterprise ठीक है ना। तो यदि ऐसा है कि ये लोग जिसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। यानी कि ये हो गए आपके रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशंस, ठीक है, जो कि आपको एडवाइजेबल है। आप स्टडी मैट से भी पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं पूरा कवर कर ले रहा हूँ। अब हम लोग इसमें एक्सेप्शन करेंगे, कुछ सिचुएशंस करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ये रिलेटेड पर्सन है, बट वो रिलेटेड पर्सन नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन, एक डायरेक्टर जो है वो 2 कंपनी का डायरेक्टर हो गया, तो अपने क्या बोलेंगे, वो दोनों कंपनी में, वो जैसे मान लेते हैं कि 2 कंपनी में एक डायरेक्टर है मिस्टर एच, मिस्टर एक्स, और वो डायरेक्टर है 2 कंपनी में, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो क्या कंपनी ए और बी दोनों रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में कॉमन डायरेक्टर है? तो आंसर है नहीं। दोनों में यदि कॉमन डायरेक्टर है, डजंट मीन कि ये कंपनी जो है वो रिलेटेड हो जाएगी। रिलेटेड होने के लिए
डायरेक्टर होने से सफिशिएंट नहीं होगा। हाँ, यदि दोनों में की मैनेजमेंट पर्सनल KMP यदि कॉमन है और वो KMP दोनों जगह का वो मतलब अल्टीमेटली आप जानते हैं कि वो दोनों जगह के लिए वो क्या है, की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो उस केस में ये दोनों कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, ये रिलेटेड कंपनीज मान लिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। तो दैट्स वाई ये अपने कुछ केसेस करने वाले हैं। तो लिखेंगे अंडर द फॉलोइंग केसेस, लिखोगे अंडर द फॉलोइंग केसेस। Under the following cases, two person or company may not be treated as related parties. नंबर 1 केस कर रहे हैं where a person, where a director is common in two enterprises, अपने क्या बोल रहे हैं कि फॉलोइंग, जहां पर कंपनी में नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी वेयर ए डायरेक्टर इज कॉमन इन टू एंटरप्राइज। हाउएवर इसका एक्सेप्शन भी करेंगे, हाउएवर इफ that person, if that person is a key managerial personnel, key managerial personnel, ठीक है ना, key managerial personnel, then these two companies should be treated as related parties। ठीक है, पिक्चर से यदि बना दे तो यहां पर यदि अपने यहां पे लिख रहे हैं मुकेश अंबानी और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये है RGO लिमिटेड। तो यहां पर यदि मुकेश अंबानी दोनों में ही क्या है, MD है, यदि मान लो दोनों में ही MD है, यदि एज्यूम कर लो, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। हालांकि ये वैसे भी रिलेटेड है, आप तो जानते हैं रिलायंस जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अल्टीमेटली क्या है, आपका दोनों ही होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशन है, वो तो वैसे है ही है। मतलब यदि ऐसा होता है कि दोनों RGO और RIL नहीं हो के कोई और होता है, XY कोई अलग अलग कंपनी होती है, बट दोनों में कॉमन मुकेश होते और दोनों में कॉमन रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो दोनों में रोल प्ले कर रहे हैं एज ए की मैनेजरियल पर्सनल, तो यदि उनका KMP है तो उस केस में वो दोनों कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी, दोनों कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी। इवन दो शेयर्स का कोई चक्कर नहीं है, आपको एसोसिएट कंपनी का कोई चक्कर नहीं है, सीधा एक ही फैक्टर काफ़ी है और वो है कि ये क्या है, आपका KMP है, ये KMP हो गया, की मैनेजरियल पर्सनल। लेकिन केवल डायरेक्टर है, ठीक है ना, केवल डायरेक्टर है तो वो आपका अल्टीमेटली नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला केस एक्सेप्शन का। दूसरा केस अपने करने जा रहे हैं एक्सेप्शन के लिए, सेकेंड केस फॉर एन एक्सेप्शन। आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे
एसोसिएशन होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ट्रेड यूनियन की बात करें, हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें, तो ट्रेड यूनियन कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन। इवन आपका जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करता है। तो क्या अपने इनको बोलें कि ये लोग भी रिलेटेड पार्टी हो गए? नहीं, ये एक्सेप्शन है, ये लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो आप लिखेंगे there were certain group of person who can influence company, enterprise or entity like government, trade union, labor union, फाइनेंसर्स। ठीक है, they should not be, they can influence, but they cannot be regarded as related party as per AS 18। तो इनको रिलेटेड पार्टी, इन्फ्लुएंसर है ये, बट इनको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस ग्रुप को, इस तरह के ग्रुप को आप ये बोलेंगे कि नहीं है ये लोग। ठीक है ना। लाइक गवर्नमेंट, यहाँ पर अपने बात कर रहे थे गवर्नमेंट, भाई टैक्स कोई ऐसा पॉलिसीज ला दिया जिसके कारण से आपका डिसीजन अफेक्टेड हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, वो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। नहीं, ट्रेड यूनियन, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए वहाँ का एक ट्रेड यूनियन होता है। लेबर यूनियन, आपका फाइनेंस भी आपको अफेक्टेड कर सकता है, बट दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी। आप उनके साथ ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर है जहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तीसरा केस है। और वो थर्ड केस है आपका, जहाँ पर अपने क्या करते हैं ना, सिंगल कस्टमर होते हैं, तो मोनोपोली है, आपका सिंगल बायर है, सिंगल सेलर है, मतलब कि आपका सप्लायर जो है वो सिंगल है, तो आप तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि वो आपका रिलेटेड पार्टी हो गया। तो यदि आपका सिंगल सप्लायर है या सिंगल कस्टमर है, तो उस केस में आप उसे रिलेटेड पार्टी नहीं कहेंगे। तो ठीक है ना, सिंगल सप्लायर, सिंगल सप्लायर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, टू द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, और सिंगल कस्टमर। अब आपका प्रोडक्ट एक ही जन खरीदता है, अब वैसा है तो आपको लग रहा है ना कि आपको इन्फ्लुएंस करेगा ही, बट फिर भी उसे रिलेटेड पार्टी AS 18 में नहीं किया गया है। सिंगल कस्टमर हु बाई प्रोडक्ट और सर्विसेज, सिंगल फ्रेंचाइजी, तो इन लोगों को नहीं लिया जाता है। ये हो गया आपका नंबर 3। ठीक है, जिनको अपने एक्सेप्शंस में ले लिए, तो ये एक्सेप्शंस कर रहे थे अपने यहाँ पर कि आप नहीं लेंगे। 1 2 3 हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हो गया इसमें अपने, अब रिलेटेड पार्टी में और कुछ बचा नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है, अब हम लोग सम्स करेंगे। एक एग्जाम्पल करना है मुझे। देखिए ये एग्जाम्पल है,
ठीक है, ये एग्जाम्पल करेंगे अभी। तो ये एग्जाम्पल आप देखो, ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ये एग्जाम्पल बोल रहा है आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो आपको इसमें रिलेटेड पार्टीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन है रिलेटेड पार्टीज। आपने यदि ठीक से समझा है तो अब आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि इनमें से रिलेटेड पार्टी कौन है। तो पहले देखिए आपका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। तो इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से रिलेटेड पार्टी कौन है। अब देखो, A लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ B लिमिटेड। अब आप सबसे पहले इसमें से अपने आप सोचो कि किसी को रिपोर्टिंग बनाना है। यदि हमारे लिए A लिमिटेड इज अ रिपोर्टिंग और A लिमिटेड के लिए बताना है कि कौन रिलेटेड पार्टी है, तो A लिमिटेड होल्ड 51% ऑफ B लिमिटेड। ओके, तो यदि 51% है तो कंट्रोल आ गया, वोटिंग राइट्स आ गया, तो इसका मतलब है B लिमिटेड इज द सब्सिडियरी। तो यहाँ पर आपका होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है, तो आप B लिमिटेड सब्सिडियरी है, रिलेटेड पार्टी है। तो A के लिए B है एंड B लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ O लिमिटेड। तो इसका मतलब A लिमिटेड अल्टीमेटली O लिमिटेड को भी तो कंट्रोल कर रहा है ना, क्योंकि आपका क्या हो गया, A का कंट्रोल B के है ऊपर है और B का कंट्रोल O के ऊपर है। तो फॉर A लिमिटेड आपका कंट्रोलिंग कौन कौन हो गया, रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो गया, तो B भी हो गया और O भी हो गया। समझ गए ना। तो इसका मतलब है अपने बोल सकते हैं फॉर A लिमिटेड आपका रिपोर्टिंग मतलब कि रिलेटेड पार्टी हो गया B और O। B और O इज अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, अभी आ जाएंगे B लिमिटेड के लिए। अब तो B लिमिटेड के लिए रिपोर्ट करो फॉर B लिमिटेड होल्ड्स। आप देख सकते हैं B लिमिटेड होल्ड्स, B के लिए देख रहे हैं अब अपने, तो B के लिए कौन है, तो बोलते हैं B लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ O। तो B के लिए तो O है, ठीक है ना, B के लिए O है और Z लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ O लिमिटेड, ठीक है ना। तो अभी हमें सिर्फ B के लिए सोचना है कि B के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। तो B के लिए O है और अल्टीमेटली यहाँ पर Z लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ O लिमिटेड। तो उस केस में आपका B का रिश्ता किस किस के साथ हुआ वो आपको देखना होगा। तो B का रिश्ता O के साथ है, B का रिश्ता A के साथ भी है, B का रिश्ता O के साथ है और B का रिश्ता A के साथ भी है। क्यों, तो A उसके लिए पेरेंट कंपनी हो गया, होल्डिंग कंपनी। A अल्टीमेटली B के लिए A क्या हो गया, पेरेंट कंपनी, और O क्या हो गया, सब्सिडियरी कंपनी। तो B का रिश्ता इन दो लोगों के साथ में है। फिर से देख लो, ये है B, इसका रिश्ता O के साथ है, O के साथ सब्सिडियरी का रिश्ता है और A के साथ पेरेंट वाला रिश्ता है, होल्डिंग कंपनी वाला रिश्ता है। ठीक है ना, पिक्चर बनेंगे आपको समझ में आएगा। ये है मान लो B, ये मान लो है B और B का रिश्ता O के साथ तो है ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 51% होल्ड करता है। ये है B और ये है आपका O, 51% होल्ड करता है और B में अल्टीमेटली इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है A लिमिटेड। तो इसका मतलब अपने बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, A लिमिटेड के लिए ये क्या है, सब्सिडियरी है। तो दैट्स वाई B लिमिटेड के लिए अपने बोल सकते हैं कि A इज द पेरेंट होल्डिंग कंपनी और O लिमिटेड इज क्या, सब्सिडियरी कंपनी। तो B का रिश्ता भी डबल है, आप देख सकते हैं। इसके लिए दो रिलेटेड कंपनीज हो गया, एक A लिमिटेड हो गया और दूसरा O लिमिटेड हो गया। समझ गए। अब आ जाइए हम लोग O लिमिटेड की बात करते हैं। अब फॉर O लिमिटेड, अब O के लिए सोचो कि O रिपोर्टिंग है। यदि O रिपोर्टिंग है तो O का रिश्ता किस किस के साथ बन रहा है, तो O में आप देख सकते हैं B ने पैसा लगाया है। तो O में B ने पैसा लगाया है, आप यहाँ पे बोलेंगे हाँ B लिमिटेड उसके लिए पेरेंट है, ठीक है ना, B लिमिटेड उसका क्या है, पेरेंट है। और O के लिए B क्या है, पेरेंट। और O के लिए देखो O में पैसा और कौन लगाया है,
तो ओ में अल्टीमेटली जेड भी पैसा लगाया है, जेड लिमिटेड लिखा हुआ ना, जेड लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ ओ लिमिटेड। तो इसका मतलब है कि जेड लिमिटेड यदि पैसा लगाया है तो एसोसिएट्स वाला रिलेशन हो गया ना जेड के साथ में। तो यहां पर आपका जेड लिमिटेड से भी रिश्ता हो गया, ठीक है। तो यहां पर रिश्ता जेड लिमिटेड से भी हो गया। अभी बी लिमिटेड के ऊपर कौन है, तो बोलते हैं बी लिमिटेड के ऊपर ए लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ओ के लिए रिश्ता कितने से हो गया, बोला ओ का रिश्ता बी से भी है, ओ का रिश्ता ए से भी है, और ओ का रिश्ता जेड से भी। जेड के साथ कैसा है, ये इन्वेस्टिंग कंपनी हो गया, इन्वेस्टिंग कंपनी है, यानी अपने बोल सकते हैं कि जेड इन्वेस्ट किया है ओ लिमिटेड में। तो इसका मतलब है कि आपने बोल सकते हैं कि उस केस में जेड लिमिटेड के लिए ये एसोसिएट्स है और ओ लिमिटेड के लिए जेड इन्वेस्टिंग कंपनी है। यहाँ पर उसने पैसे लगाए हैं, कंट्रोल नहीं है क्योंकि 50% से ज़्यादा राइट नहीं है, उसके पास 49% है। तो ये हो गया आपका ये सिनारियो अपने ओ लिमिटेड के लिए कर लिए। और जेड लिमिटेड के लिए कौन रिलेटेड है, तो जेड का रिश्ता तो सिर्फ ओ के साथ है, तो जेड के लिए रिपोर्टिंग हो गया वो, और वो एसोसिएट्स कंपनी का रिश्ता बनता है। तो बस इसी का सॉल्यूशन देखिए आपका यहाँ पे सॉल्व किया हुआ भी है। अभी अपने यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी यदि ए लिमिटेड है तो यहाँ पर बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है ऐसे ही कि कौन आपका अल्टीमेटली यहाँ पर रिपोर्टिंग है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है उसको आप हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड के लिए आपने जब पहला कंक्लूजन किया था तो बी लिमिटेड एंड ओ लिमिटेड निकल कर आया था। वैसे ही अब बी के लिए करेंगे तो बी के लिए आपका निकल कर आया था ए लिमिटेड एंड ओ लिमिटेड। देखिए बी के लिए निकल कर आया था ए लिमिटेड ओ लिमिटेड। फिर हम लोग ओ के लिए निकाले थे, ये ओ के लिए जब निकाले तो बी भी निकला, ए भी निकला, जेड भी निकला, तीन तीन निकला। तो देखिए ओ लिमिटेड के लिए जब हमने निकाला तो कौन कौन निकला, ए भी निकला, होल्डिंग कंपनी बी भी निकला, और जेड भी निकला, ठीक है। और जेड के लिए जब हम लोग निकाले थे, यानी इसके लिए जब निकाले थे सिर्फ, तो उस केस में केवल ओ लिमिटेड आपका निकल कर आया। तो फॉर एंटिटी जेड लिमिटेड ओ लिमिटेड एसोसिएट्स इज ए रिलेटेड पार्टी। तो आपको वहाँ रिश्ता बता देना, रिश्ता का नाम क्या है, एसोसिएट्स है, होल्डिंग है, सब्सिडियरी है, ये बात आपको लिख देना है, या केएमपी है की जो मैनेजरियल पर्सनल है वो लिख देना है, और आपको बता देना रिलेटेड है नॉट रिलेटेड। जो रिलेटेड है खाली वही आपको बताना है, नॉट रिलेटेड थोड़ी डिस्क्लोज करना है। तो ये था इस पूरे। उसके बाद हर एक बात जो मैंने आपको डेफिनेशन करते समय समझाया है तो वो सारा बात को इलाबोरेट भी किया हुआ है। तो ये हो गया। अब हम लोग पास्ट पेपर में चलेंगे, मतलब कि जो क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। हाँ, राइटअप में रह गया एक डिस्क्लोजर, सॉरी एक डिस्क्लोजर पार्ट रह गया, तो आप ना यहाँ पे डिस्क्लोजर डालो अब कॉपी में। याद आया डिस्क्लोजर छूट रहा था, डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर में आपको क्या लिखना पड़ता है, तो अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डिस्क्लोजर को। एक वैसे जिससे हमारा ट्रांजैक्शन होता है, एंड दूसरा रिलेटेड पार्टी जिसके साथ ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो कैसा डिस्क्लोजर आता है, यहाँ पे लिखेंगे विथ होम नो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। मैंने पहला केस लिखे विथ होम नो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, यानी रिपोर्टिंग पीरियड में कोई भी तरह का ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। विथ होम नो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। और दूसरा है जहां पर अपना क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होता है। सो ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग transactions made with related party during reporting period।
ठीक है। ट्रांजेक्शन्स मेड विथ रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड। देखो दोनों में कॉमन डिस्क्लोजर है, आपको सबसे पहले बताना है कि आपका नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी या नेचर ऑफ, मतलब नेचर की वो सब्सिडियरी है, एसोसिएट है, होल्डिंग है, क्या है आपका फेलो सब्सिडियरी है, वो बताना। तो पहला है नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, यहां पर भी कॉमन है आपका डिस्क्लोजर, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी। नंबर 2, नेचर ऑफ रिलेशन, यहां पर भी कॉमन है नेचर ऑफ रिलेशन। इसका मतलब आप समझ गए कि जिसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं होता है, खाली पार्टी रिलेटेड का है, उसका डिस्क्लोजर डाल दीजिए, और उसके साथ जब ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपको उस केस में क्या करना है, उस केस में केवल ये डिस्क्लोजर डाल देना है। यहाँ पर आपको क्या देना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस जो हुआ अब उसमें आपको बताना पड़ता है कि क्वांटिटेटिव डिटेल्स देना पड़ता है। तो आपको तीसरा नंबर आपको बताना पड़ता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसके बाद आपको इसमें बताना पड़ता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि आपका कितना ड्यू है, कितना ड्यू टू है रिलेटेड पार्टी या ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो अमाउंट ड्यू टू रिलेटेड पार्टी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, amount written off during the period, और एक बात का ध्यान रखना है, यदि अल्टीमेटली कि आगे जाते हुए यदि आपको ऐसा लग रहा है ट्रांजैक्शंस जो है हमें क्या करना है, ग्रुपिंग अलाउड है, यदि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब एक्चुअली क्या होता है, एक साल में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बोलते हैं कि सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का ग्रुपिज्म करना अलाउड है, क्योंकि आपको अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी डिस्क्लोज करने, ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशन भी डिस्क्लोज करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोट करके as per provision of accounting standard 18, related party disclosures, ठीक है, if transactions with related party should be grouped, ठीक है, should be grouped if it match some parameters, बोलते हैं कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है, कभी कभी क्या होता है कि यदि अमाउंट इतना बड़ा है, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इतना बड़ा है
कि वो 10% ट्रांजेक्शन्स एक्सीड कर जा रहा है टोटल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, तो बोलते दैट सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो लिखेंगे इफ extent of transaction exceeds 10% of total transaction, extent मतलब अमाउंट से है, if amount of transaction exceed 10% of total transactions with related party, then separate disclosure, मतलब उसके लिए क्लबिंग मत कीजिए, सेपरेट डिस्क्लोजर डालिए, ये बोल रहा है। देन सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म। अभी अपने आ जाएंगे सम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़्यादा सम्स नहीं है, 3 सम्स है, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 90 lakhs टू गंगा लिमिटेड। आप देखो, दो कंपनी है, एक नर्मदा, ठीक है, नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 90 lakhs टू गंगा लिमिटेड। ठीक है, कितना में बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जानते हैं कि इवन जीरो पे भी होगा और पार्टी रिलेटेड होगा तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 31 March 2017, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड ओन 100% ऑफ गंगा लिमिटेड। देखिए याद होगा पॉइंट सी और डी, मैंने बोला था राइटअप पढ़ लीजिए, पॉइंट सी और डी मैंने ये बताया था। ई नंबर पॉइंट, पर्सन स्पेसिफाइड इन पॉइंट सी एंड डी हु कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। यदि उनका किसी एंटरप्राइज में, अब ये 100% होल्ड करता है, तो यदि इसका डायरेक्टर जो है वो 100% किसी एंटरप्राइज में होल्ड करता है तो डेफिनेटली वो रिलेटेड पर्सन है। पॉइंट नंबर ई में कवर्ड है वो, तो पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। लिखा हुआ है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड ओन 100% ऑफ गंगा लिमिटेड, द सेल्स वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉलोड बाय नर्मदा लिमिटेड। तो बोल रहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर हुआ है। और द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कंटेन्स दैट दी सेल्स नीड नॉट रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम द अदर सेल्स मेड बाय द कंपनी। बोल रहा है कि सब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर हुआ तो इसको अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हेंस नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इज द चीफ अकाउंटेंट करेक्ट? नो, एकदम सही नहीं है। तो अपने को लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, as per provision of accounting standard 18, related party disclosures, when an individual वो वाला प्रोविज़न लिखेंगे, व्हेन एन इंडिविजुअल और की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर रिलेटिव्स हैव significant influence in any enterprise, then that enterprise treated as related party. In the given case,
In the given case, the managing director of Narmada Limited, MD of Narmada Limited, held 100% equity in Ganga Limited. So MD have control, full control का कोई मतलब ही नहीं बनता है, have control over, MD have control over Ganga Limited. So hence करके लिखेंगे, hence transactions with Ganga Limited should be disclosed as related party transaction, as related party transaction, ठीक है ना, should be disclosed as related party transactions even if transactions are made at normal सेलिंग प्राइस। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो इसलिए रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। सो जो चीफ अकाउंटेंट है उसका सजेशन क्या है, गलत है। सो चीफ अकाउंटेंट, कंटेंशन ऑफ चीफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। ये था इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। ओके, अब कन्फ्यूजन मैं जब पहले करा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी ना एक ही पकड़ के चलिए बस। मान्या लिमिटेड पहला नाम है तो आप ना सिर्फ मान्या को लेकर चलिए, मान्या लिमिटेड। अब मान्या इज अ रिपोर्टिंग तो यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, डालेंगे मान्या लिमिटेड। रिपोर्टिंग कंपनी मान्या लिमिटेड पहला। अब मान्या लिमिटेड के लिए कौन रिपोर्टिंग होगा वो देख लीजिए। मान्या लिमिटेड होल्ड्स 61% शेयर्स ऑफ शीतल लिमिटेड। शीतल तो हो गया ना सब्सिडियरी, तो आप यहां पे लिख देंगे शीतल लिमिटेड, शीतल लिमिटेड। ठीक है ना, सब्सिडियरी रिलेटेड पार्टी पहला हो गया। और शीतल का 51% शेयर है फेयर लिमिटेड में। देख लीजिए, शीतल लिमिटेड होल्ड्स 51% शेयर्स ऑफ फेयर लिमिटेड। तो फेयर लिमिटेड अल्टीमेटली भाई कंट्रोल जो है अपने जानते हैं कि यदि मेरा कंट्रोल मेरे बच्चे के ऊपर है तो उसके बच्चे के ऊपर भी तो मेरा कंट्रोल आ ही जाएगा ना। तो शीतल लिमिटेड भी तो हमारा अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है फेयर लिमिटेड को, तो वो भी मेरा अल्टीमेटली क्या हो गया, सब्सिडियरी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर
फेयर लिमिटेड सब्सिडियरी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अभी दूसरा अपने करेंगे, अब भूल जाओ मान्या को, अब सोचो कि सम्स में हम लोग ढूंढ रहे हैं किसके लिए, अब ढूंढ रहे हैं शीतल लिमिटेड के लिए। शीतल के लिए कौन है, तो शीतल के पॉइंट ऑफ व्यू से मान्या पेरेंट है होल्डिंग, और फेयर लिमिटेड क्या है आपका, फेयर लिमिटेड जो है वो आपका है सब्सिडियरी। तो दोनों इसका रिश्ता हो गया, ऊपर पेरेंट और इधर में फेयर से सब्सिडियरी का, मतलब ये पापा है शीतल का और ये उसका बच्चा है। तो ऐसे लिखेंगे शीतल लिमिटेड, हेडिंग डाल देंगे शीतल लिमिटेड, और इसके लिए सब्सिडियरी कौन होगा, ए नंबर होगा मान्या लिमिटेड। मान्या लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, रिलेटेड पार्टी। बी नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो शीतल के लिए जो फेयर लिमिटेड है वो, तो फेयर लिमिटेड, और फेयर लिमिटेड इसके लिए क्या है, सब्सिडियरी रिलेटेड पार्टी। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर किसके लिए करेंगे अपने, तो थर्ड करेंगे अपने केयर फेयर, शीतल के बाद है फेयर लिमिटेड, ठीक है ना। तो फेयर लिमिटेड लिख दीजिए, तो फेयर लिमिटेड, फेयर लिमिटेड मतलब कौन हो गया, तो बोलते हैं कि ऑब्वियस है कि मेरे पापा और फिर मेरे बच्चे, तो अभी मेरे बच्चों के लिए कौन हो गया, मैं और मेरे पापा। तो यहाँ पर फेयर लिमिटेड के हिसाब से तो 2 जन ऊपर में हैं, और फेयर लिमिटेड में एक इन्वेस्टर भी है, देख लीजिए ठीक से कौन है, केयर लिमिटेड। केयर लिमिटेड होल्ड 49% शेयर इन फेयर लिमिटेड, तो ये आपका एसोसिएट्स भी है एक, जो वो आपका इन्वेस्ट कर रखा है, यानी इन्वेस्टिंग कंपनी है, एसोसिएट्स नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टिंग कंपनी है। तो आपका यहाँ पर फेयर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जन हो गए, बोला कौन कौन है, तो बोलते हैं फेयर लिमिटेड के लिए 3 है, पहला मान्या लिमिटेड की जो होल्डिंग कंपनी है, रिलेटेड पार्टी। दूसरा हो गया शीतल लिमिटेड, ये भी होल्डिंग कंपनी है, रिलेटेड पार्टी। और केयर लिमिटेड भी है, केयर लिमिटेड इन्वेस्टिंग कंपनी। ये सारे क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर कहे जाते हैं, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी मतलब बता रहे, रिश्ता बता रहे क्या है। नंबर 4, अभी केयर लिमिटेड आ जाएगा, और केयर लिमिटेड का रिश्ता किसके साथ है, केवल एक ही के साथ है कि उसने फेयर लिमिटेड में, केयर ने फेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है तो 49%, तो उसके लिए रिश्ता सिर्फ और सिर्फ फेयर के साथ है। तो केयर लिमिटेड में आप लिखेंगे फेयर लिमिटेड, एक ही है, और उसके लिए वो एसोसिएट्स है, एसोसिएट्स कंपनी, रिलेटेड पार्टी। जब 20% से अधिक किसी में शेयर होता है तो उसे अपने एसोसिएट्स कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी शायद ये पार्ट 1 ही हुआ है, हाँ 2 के अंदर में हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, ठीक है। और सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, मिस्टर सुभाष कुमार इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड एंड ऑल्सो होल्ड 72% कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड।
अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का आंसर किया वही यहाँ पे मिस्टर सुभाष कुमार के लिए पूछ रहा है, और वो एमडी है। एमडी का मतलब होगा की मैंने केएमपी है, और 72% एक एंटरप्राइज में होल्ड भी कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटेड पार्टी हो गया। तो एज पर पॉइंट ई हो गया ये। तो लिखेंगे एज पर प्रोविजन ऑफ, आप लिखोगे एज पर प्रोविजन ऑफ, एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 related party disclosure, so as per provision of accounting standard 18 related party disclosure, when an individual or key managerial personnel can significantly influence decision of any company or organization, then that organization, that entity should be taken as related party, तो रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब अपने बात करेंगे एज, ये हो गया रिलेटेड पार्टी लेंगे उसे, और should be taken as related party in the given case Mr. Subhash Kumar in the given case Mr. Subhash Kumar is KMP, key managerial personnel in कंपनी का नाम है A Limited, in A Limited, and also holds 72% shares in B Limited. So Mr. Subhash Kumar can influence decision in B Limited, so B Limited is a related party. ये हो गया आपका पॉइंट नंबर कौन सा, 2, सॉरी सम नंबर 2 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर डिस्क्लोज एज ऑन 31 मार्च 2018। तो ये आपका ट्रांजेक्शन्स हुआ है, क्या है देख लीजिए। मिस्टर सुमित, ठीक है, अ रिलेटिव ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चलिए एमडी के रिलेटिव कौन हो गए, नीता अंबानी, वैसे समझ लीजिए सुमित रिलेटिव है। अब रिलेटिव का तो डेफिनेशन नहीं दिया कि भाई है कि क्या है, बेटा है, ऐसा कुछ बोला नहीं। रिसीव्ड remuneration of 2,10,000 for his services in the company for the purpose from 1st April 2017 to 30 June 2017, ठीक है ना। he left the services on 1st July 2017. should the relative be identified as related party as on closing date 31st March 2018 for the purpose of AS 18?
तो अपने 31 मार्च 2018 और अपने डेफिनेशन यदि पढ़े कि यदि वो किसी भी समय, यदि हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, रिलेटेड पार्टी, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पार्टी, ठीक है, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग it can control other party or can have significant influence in financing or operating decision। तो उस केस में यदि ऐसा है कि वो कभी भी कंट्रोल कर सकता है, तो उस केस में, या एक बार रिलेटेड पार्टी वो बन गया, तो उस केस में वो अल्टीमेटली उसको किसी भी एक पॉइंट पर हो गया तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुमित कुमार को अपने क्या लेंगे, सुमित कुमार को रिलेटेड, तो सुमित कुमार को आप लेंगे, ये रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, तो शुड द रिलेटिव बी आइडेंटिफाइड एज रिलेटेड पार्टी, यस, यहाँ पर आपका ये रिलेटेड पार्टी है। एज ऑन क्लोजिंग डेट एज ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द पर्पज ऑफ AS 18। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ जो राइट अप लिखा हुआ है AS में वो भी पढ़ा दूँ, क्या लिखा हुआ है। Parties are considered to be related if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operating decision। ठीक है ना, तो ये रिलेटेड पार्टी है और डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा। अब यदि मैं बात करूं, यदि इंटरिम रिपोर्टिंग होता है ना, तब तो हर 3-3 महीना में यदि अकाउंट्स फाइनलाइज होता है तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए मिस्टर सुमित जो है ना वो रिलेटेड पार्टी है। यदि 3-3 महीना पे इंटरिम रिपोर्टिंग होता हो तो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शन कब सर्विसेज इन द कंपनी फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून तक ही थे, ही लेफ्ट द सर्विस फ्रॉम 1 जुलाई। तो यदि इंटरिम रिपोर्टिंग की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फर्स्ट क्वार्टर में रिलेटेड पार्टी थे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में वो रिलेटेड पार्टी नहीं थे। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, इस डेफिनेशन में एक ऐड करिए, पीरियड छूट गया था रिलेटेड पार्टी में। तो अभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। मिस्टर कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ सीधा, अदरवाइज वो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जो है कि जो फर्स्ट मैंने पढ़ाया वो वाला लाइन लिख दीजिए, उसके बाद लिख रहे हैं मिस्टर विवेक, सुमित मिस्टर सुमित, ठीक है, a relative of managing director who joined, मैंने फैक्ट ऑफ केस लिख रहा हूँ, who joined on 1st April 17 and left job on 30th June 1st July 17। Mr. Sumit is a related party for the quarter ended June 2017 and transactions with related party should be disclosed, However, on 31st
March 2018, Mr. Sumit was no longer working with company. Hence, क्या होगा फिर वहां पर? तो आपसे पूछा था शुड द रिलेटिव बी आइडेंटिफाई एज रिलेटेड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑन था, तो उस दिन आपको नहीं लेना है, अपने इंटरिम रिपोर्टिंग के बेसिस पर आंसर कर रहे हैं। तो नो लॉन्गर वर्किंग विथ कंपनी, हेंस मिस्टर सुमित should not be treated as related party। ये इंस्टीट्यूट के बेस पर ही मैंने आंसर कराया, तो इसमें इंटरीम रिपोर्टिंग का बात होगा तभी होगा, अदरवाइज यदि एनुअल बेसिस पर रिपोर्टिंग हो रहा है तो आप किसी भी एक पॉइंट पर हो गए ना, तो मैं उसे रिलेटेड पार्टी मानूंगा और उसे डिस्क्लोजर दूंगा। बट इंस्टीट्यूट ने आपका आंसर इसी हिसाब से किया है, तो मैंने ये क्वार्टर बेसिस पे इंटरीम रिपोर्टिंग वाला बात लेके कर दिया। बट द थिंग इज दैट यदि एनुअल बेस्ड अकाउंटिंग होता है तो उस केस में वो रिलेटेड पार्टी है और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर नोट करके लिखा भी दे रहा हूँ, इफ accounting are finalized on annual basis, then Mr. Sumit should be treated as related party and disclosure should be given in notes to accounts। ठीक है, ये था 3 का 1। 3 का 2 देख लेते हैं क्या है। गुड सोल्ड अमाउंटिंग टू ₹50 lakhs टू एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। तो आपने गुड सोल्ड किया है 50 लाख रुपए का एसोसिएट कंपनी को, फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 2017। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट, हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड as was supplied to any other ordinary customer, decide whether the transaction of the entire year have to be disclosed as related party transaction। तो यहाँ पे बोला है कि एसोसिएट्स का रिलेशन कब हुआ है, तो सीज कर गया, ठीक है ना। तो जब अपना ट्रांजेक्शन्स सीज कर गया यहाँ पर, आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर अपना जो एसोसिएट्स वाला रिश्ता है वो ख़त्म हो जा रहा है। और यदि एसोसिएट्स वाला रिश्ता ख़त्म हो जा रहा है तो उस केस में अपने को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ से तो अपना रिलेटेड पार्टी ख़त्म हो गया, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन जैसे रिपोर्ट होता है वैसे करना पड़ेगा। सो लिखेंगे 3 का 2, transactions as per provision of AS 18, related party transactions are disclosed for the period in which related party condition satisfied, related party condition satisfied। In the given case,
30 जून तक ही ख़त्म हो जा रहा है, तो किसके साथ है? तो इन द गिवन केस transaction with associates for rupees 50 lakhs for quarter ended 30th June 2017 should be reported as related party transaction, as related party transactions, as related party transaction. From 1st July onwards, from 1st July onwards, related party मतलब from 1st July onwards relationship between relationship cease to exist, relationship cease to exist. Hence transactions after that period should not be disclosed as related party transaction. ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट कट कर ही दो, ज़रूरत नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही चलेंगे। हालांकि एनुअल बेसिस पे बनेगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उसमें तो उतना पार्ट के लिए दिखाना पड़ेगा, बाद वाला ट्रांजेक्शन्स पहले कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो था ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे अपने ये हो गया, और तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आपने देखा कि कैसे अपने इसे यहाँ पर केवल और केवल आपसे क्या पूछ सकता है, रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट अप, और इसके अलावा आपको केवल बताना है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रोविज़न याद रखिए, आप एग्जैक्टली प्रोविज़न लिखिए, नो नीड टू रटोफाइंग ऑल दैट। आप जितना अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बस कंक्लूजन सही रखिए कि आप ये रिलेटेड पार्टी है भी या नहीं है, ये कंक्लूजन गलत मत करिएगा। कंक्लूजन यदि गलत हो जाएगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। बस एज पर द प्रोविज़न जो आप बात समझते हैं वो लिखिए, उसके बाद इन द अबव केस एंड कंक्लूजन। इसी तरीके से आपको एस लिखना है। आप एडवांस अकाउंटिंग में मैं ये बोल सकता हूँ, जो भी जिस CMA हो या CA हो, ये सब एस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। थैंक यू।